मेरे प्यारे छात्रों, मैं जीके अनुरागी अपने YouTube चैनल साइंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम में तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत तथा अभिनंदन करते। आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भाई, सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संगठन, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ कैसे बना है, किस किस चीज के मिलने से पदार्थ बना हुआ है, पदार्थ के संगठन, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके गुण के बारे में, और ये पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, इसके बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करेंगे वो कहलाता है हमारा केमिस्ट्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब पदार्थ के संगठन के बारे में, इट्स प्रॉपर्टीज, इसके गुण के बारे में, और रिएक्शन विथ अनदर मैटर, वो अन्य पदार्थों के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, इसके बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करेंगे वो हमारा कहलाएगा केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर साहब को कहा जाता है। भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहते हैं? लेवोजियर साहब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर साहब को, इस बात को भी थोड़ा जाने। सबसे पहले लेवोजियर साहब ने लॉ ऑफ कांस्टेंट मास को फॉर्मुलेटेड किया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट मास यानी निश्चित द्रव्यमान का नियम। ये निश्चित द्रव्यमान का नियम क्या कहता है? भाई, निश्चित द्रव्यमान का नियम कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम जो किसी तरह का, चाहे वो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें टोटल जो रिएक्टेंट का जो मास होगा और जो टोटल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, दोनों का मास क्या होगा? समान होगा। और ये नियम हर जगह अप्लीकेबल होता है मेरे भाई, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हर जगह अप्लीकेबल होता है। इस यूनिवर्सल लॉ के कारण ही इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। दूसरी बात ये, इन्होंने जो है मॉडर्न सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, रासायनिक पदार्थ के नामकरण की जो सबसे आधुनिक पद्धति है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो पहला तो चीज ये हो गया, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। दूसरी बात, इन्होंने जो है मॉडर्न सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया। भाई, तीसरी बात यह है कि सल्फर को एलिमेंट के रूप में इन्होंने जो पता लगाया कि सल्फर एक तत्व है, सल्फर को एलिमेंट के रूप में इन्होंने जो पता लगाया। दूसरी बात, डायमंड के बारे में इन्होंने बताया कि डायमंड जो एक कार्बन का अपरूप है, और साथ ही साथ इन्होंने वाटर को जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो है कॉम्बिनेशन वाटर है, ये बात इन्होंने बताया। और इन्हीं प्रयास के लिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। भाई, अभी मैंने आपको केमिस्ट्री की जो परिभाषा बताई उसमें क्या बताया? भाई, मैंने कहा कि केमिस्ट्री जो है वो कंपोजिशन ऑफ मैटर को डील करता है, उसके गुण को डील करता है, और उसके अन्य पदार्थों के साथ होने वाले रिएक्शन को डील करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री डील्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में या पदार्थ के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारा जो है कौन डील करता है? भाई, जो केमिस्ट्री डील करता है। तो भाई, सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या? पदार्थ है क्या? तो पदार्थ के बारे में आप जानिए कि पदार्थ वह है जिसका कि कुछ द्रव्यमान हो। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको अगर हम नापेंगे तोलेंगे कुछ तो मास होगा मेरे भाई। अगर हम इसको शून्य में अगर रखते हैं तो ये अपने जो है इस कुछ एयर को डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इसका कुछ आयतन भी होगा। अगर हम इस मार्कर से अगर अपने स्किन में अगर इस प्रकार से करते भाई, हमें ये सेंसेशन हो रहा है कि कोई वस्तु हमारे स्किन से टच कर रहा है। और अगर हम इस मार्कर को अगर हम दबा रहे हैं तो मार्कर दब नहीं रहा है, इसका मतलब ये लगने वाले बल का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अब इन सारी बातों को अगर आपस में मिला देते हैं
तो मैटर की परिभाषा हो जाती। तो मैटर क्या है, जरा सा देखो। इट हैज मास, इसमें कुछ द्रव्यमान होगा। ऑक्युपाइड सम वॉल्यूम, कुछ आयतन होगा भाई। अपोज रिएक्टिंग फोर्स, जो अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करता है। एंड फील थ्रू सेंस ऑर्गन, और हम जिसे ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यानी पदार्थ वह है जिसका कुछ द्रव्यमान हो, शून्य में जगह छेदता हो, जो अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करता हो, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग जानें। पदार्थ की मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है फिजिकल स्टेट और दूसरा होता है केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को हम लोग जो है 5 वर्गों में बांट कर स्टडी करते हैं भाई। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिजिकल स्टेट हो गया। केमिकल स्टेट की अगर बात करें तो केमिकल स्टेट को 2 वर्गों में बांटते हैं, प्योर स्टेट एंड इम्प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में हमारा चला आता है एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर स्टेट क्या होता है भाई, ऐसा स्टेट जिसे कि हम और सिंपल फॉर्म में ब्रेक ना कर पाए, और साथ ही साथ जिसमें कि जो कंपोजिशन हो वो फिक्स रेशियो में हो। तो एलिमेंट जिसे हम और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और कंपाउंड का मैंने क्या कहा, उसके जो अभी भी एलिमेंट्स होते हैं उसका रेशियो फिक्स होगा, इसीलिए इसको लोग कहते हैं शुद्ध जो अवस्था। इम्प्योर स्टेट में हमारा चला आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्यों चला आता है इम्प्योर भाई, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो एयर है, एयर एक मिक्सचर है। हम अपने गांव घर के एयर को देखें और जो शहर के एयर को देखें, दोनों में अंतर होगा। शहर के एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा गांव घर के एयर में होगा भाई। तो क्योंकि वहाँ बहुत सारे व्हीकल हैं, जिसके कारण जो है पोल्यूशन ज्यादा होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा यहाँ ज्यादा होगी। चले हम आगे हम उसको देखेंगे। एलिमेंट जो है वो 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे भाई। कंपाउंड में 2 प्रकार के कंपाउंड, एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया भाई, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। दूसरी जो है नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं भाई। मिक्सचर जो है 2 प्रकार का, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। चलें हम लोग अब एक एक करके इसके स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। हमने जो है फिजिकल स्टेट, जैसा कि हमने टेबल में आपको बताया कि फिजिकल स्टेट जो है भौतिक अवस्था वो 5 प्रकार का होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। भौतिक अवस्था, देयर आर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहला है हमारा ठोस अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के क्या कैरेक्टर होते हैं मेरे भाई, कि सॉलिड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, अत्यंत सटे सटे होते हैं। जैसा कि फिगर में भी आप लोगों ने दिखाया है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होने के कारण इनके 2 अणुओं के बीच पाया जाने वाला जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है भाई। और जब जितना ही पार्टिकल आपस में, मॉलिक्यूल्स आपस में सटा हुआ होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि gases, solid molecules have greater molecular force of attraction, और जिसके कारण है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहते नहीं हैं, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है मेरे भाई। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अत्यंत सटे सटे होते हैं। इट हैज नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसमें जो है अंतर आणविक जगह जो होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। बट इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, लेकिन इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, अत्यंत हाई होता है भाई। उसके बाद अत्यंत हाई होने के कारण सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। तो आकार का जो है, ठोस का जो है आकार और आयतन दोनों क्या होता है मेरे भाई, वो निश्चित होता है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, जब इसका जो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा तो स्वाभाविक है कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। और वॉल्यूम जो और डेंसिटी के बीच कैसा रिलेशन है, आपको मालूम है कि अगर मास को कांस्टेंट रख दिया जाए तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वॉल्यूम कम होगा तो स्वाभाविक है कि डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो सॉलिड के जो
घनत्व होते हैं, ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है भाई, ठोस का घनत्व जो है वो उच्च होता है। यानी सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, मतलब घनत्व क्या होगा इसका, उच्च होगा, डेंसिटी इसकी क्या होगी, हाई होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। पीरियोडिक टेबल में, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले साहब ने दिया था, पीरियोडिक टेबल में लगभग 105 जो है ये सॉलिड एलिमेंट्स हैं। देयर आर 105 जो एलिमेंट्स आर सॉलिड इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में ठोस तत्वों की संख्या कितनी है भाई, 105 है। तो ये था हमारा सॉलिड। अब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो सॉलिड की तुलना में थोड़ा दूर दूर पर होते हैं, और दूर दूर पर होने के कारण इसके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड की तुलना में कम होता है। और यही कारण है कि जब लेवल में अंतर होता है मेरे भाई, तो सॉलिड जो लिक्विड क्या होता है वो बह जाते हैं। लिक्विड का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। और यही कारण है कि लिक्विड का जो आकार होता है भाई, वो कंटेनर पर निर्भर करता है, हमने लिक्विड को किस बर्तन में रखा है। बर्तन अगर मान लो हमने 1 लीटर दूध लिया, और उस दूध को अगर हम लोटा में रखेंगे तो लोटा के शेप का, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के शेप का, थाली में रखेंगे थाली के शेप का, कटोरा में रखेंगे कटोरा के शेप का, तो आकार तो बदलता जा रहा है भाई कंटेनर के आधार पर। लेकिन 1 लीटर अगर हमने दूध लिया है तो 1 लीटर ही होगा ना भाई, चाहे उसे आप ड्राम में रख दो, चाहे बाल्टी में रखो, चाहे लोटा में रखो, चाहे गिलास में रखो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वो क्या होते हैं भाई, वो बह जाते हैं। हाई लेवल से लो लेवल में इसका फ्लो होता है, और इसका जो आकार होता है वो कंटेनर पर निर्भर करता है, जबकि वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है भाई। ये बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, सो इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट इट्स शेप डिपेंड्स अपॉन कंटेनर। इसका आकार किस पर निर्भर करेगा, कंटेनर पर निर्भर करेगा। यहाँ पर जो है दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी में दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं मेरे भाई, एक है हमारा मरकरी और दूसरा है हमारा ब्रोमीन। मरकरी लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला मेटल है, और ब्रोमीन जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला नॉन मेटल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि मेटल जो है सामान्यतः सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा नॉन मेटल का नाम बताओ भाई जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना है दूसरा जो नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो है लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला नॉन मेटल है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान देखेंगे कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला, यहाँ पर लिखा है कि दो ही एलिमेंट हैं, एक है मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन। आवर्त सारणी में पारा और ब्रोमीन दो ही द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। और यहाँ पर देखो मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, यानी धातु तत्व जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो हमारा हो गया मरकरी, और नॉन मेटल दैट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट हो गया हमारा ब्रोमीन। इसको याद रखना है भाई। गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अत्यंत दूर दूर पर होते हैं, जिसके कारण से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है भाई। और गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली इन जिग जैग पाथ, जहां तहां जाए गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिग जैग पाथ में जो मूव करने लगते हैं। और इस प्रकार का जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच, गैसेस मॉलिक्यूल्स का इस प्रकार का जो जिग जैग मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को जो है ब्राउनियन साहब ने सबसे पहले रीड किया था। इसीलिए इस मूवमेंट का नाम जो है ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन गति कहा जाता है भाई। गैसेस मॉलिक्यूल्स जब हम जिस कंटेनर में गैस को रखते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करने के कारण वो कंटेनर की वॉल से जो स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता है भाई। व्हेन गैसेस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इट एक्सर्ट्स प्रेशर। ये क्या करता है, प्रेशर उत्पन्न करता है। गैसेस मॉलिक्यूल्स चूंकि रैंडमली मूव करते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो है लार्ज जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है भाई, इसीलिए इसका
न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका आकार और आयतन जो है दोनों क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। और कुछ बातें अगर हम गैसेस स्टेट के बारे में अगर करना चाहें भाई, तो ध्यान रखना कि गैसेस मॉलिक्यूल्स को जो है हम लोग जो है गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, गैस को जो है हम लोग हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंडेंस कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स कंडेंस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर और अधिक प्रेशर पर हम इसे क्या कर सकते हैं भाई, कंडेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो यूज करते हैं खाना बनाने में, जो हम लोग यूज करते हैं भाई, वो कौन सा गैस यूज करते हैं, हम लोग खाना बनाने में एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इस गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर कंडेंस कर दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है भाई, तो आपको मालूम है कि एलपीजी में जो है कंडेंस्ड फॉर्म में हमारा जो है नॉर्मल 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 तथा आइसो ब्यूटेन का कंप्रेस्ड फॉर्म होता है। दूसरी बात यह है कि एलपीजी जो है ये बिल्कुल जो है स्मेललेस गैस होता है भाई, और ये हाईली फ्लेमेबल होता है, तो दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बनती है। इसलिए इसमें एक विशेष प्रकार का गंध मिला, गंध जो इसमें आपने देखा होगा कि विशेष प्रकार का जो दुर्गंध इसमें होता है, इसके लिए इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है भाई, मरकैप्टन। तो मरकैप्टन जो है, मरकैप्टन जो मिला दिया जाता है इसमें, और मरकैप्टन के कारण ही इसमें जो विशेष प्रकार का क्या होता है भाई, स्मेल होता है। ये जो स्मेल होगा किसके कारण होगा, मरकैप्टन के कारण होगा। दूसरा है हमारा, अभी जो हमारे शहरों में जो पेट्रोल के जगह पर जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का प्रयोग किया जाता है भाई। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई कि जो सीएनजी होता है इसमें किस गैस की अधिकता होती है, तो याद रखना भाई कि सीएनजी में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, मुख्य रूप से मीथेन होते हैं। क्या होता है भाई, ये मीथेन होता है, और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को कौन सा गैस बोलते हैं भाई, मार्स गैस बोलते हैं, क्योंकि यह दलदली भागों में दलदली भागों में पाया जाता है, और दलदली भागों में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। क्योंकि मार्स का मतलब होता है दलदल। तो दलदली भागों में ये पाया जाने वाला गैस होता है भाई। चलिए कुछ और गैसों के बारे में हम चर्चा करें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई कोल गैस का फॉर्मूला याद रखिएगा, CO प्लस H2 प्लस CH4। ये कोल गैस का कॉम्बिनेशन हो गया, कंपोजिशन हो गया भाई। अगर आपसे पूछा जाए वाटर गैस, जल गैस, तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है भाई। अगर आपसे पूछा जाए प्रोड्यूसर गैस, जिसको कहते हैं भाप अंगार गैस, अगर भाप अंगार गैस की बात करेगा तो CO प्लस N2 इसका जो कंपोजिशन होता है भाई। अगर आपसे पूछा जाए लाफिंग गैस, जो कि बहुत बार पूछा जाता है भाई, लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और ये होता है हमारा N2O। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो हंसाने वाली गैस होती है भाई। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा भाई,
इसमें हमने देखा फिजिकल स्टेट के बारे में, और फिजिकल स्टेट में हमने आपको जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में चर्चा किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू मेरे भाई, गुड नाइट, ओके बाय।